बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और एक नई और ताज़ा दम सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा होगा। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं एक तूफ़ान बरपा है कि सर्दी की कोई गैर मामूली लहर आ रही है। क्या मुल्क भर में बर्फ़बारी होने वाली है या महज ये एक प्रोपेगेंडा है या धोखा है? और इसके साथ साथ जी सर्दी बढ़ रही है तो स्किन के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। स्किन की हिफाजत कैसे की जाए, इस पर भी बात करेंगे। और किस तरह की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए कुदरती तौर पर, ये भी आज हम जिक्र करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक जनाब, सुबह बखैर। और आपको मेरी तरफ से भी जनाब बहुत बहुत खुश आमदीद सुनो पाकिस्तान में। मौसम की बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं, वहीं आलमी सियासत का पारा भी हाई नज़र आता है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान में क्या रजीम तब्दीली की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या नहीं, और पाकिस्तान पर अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा जन्नात की इकसाम क्या हैं, उनसे महफूज रहने के वज़ाइफ भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे बढ़कर आज हम जश्न मनाएंगे पाकिस्तान की बेटी अनीता करीम का। हुंजा की उस बहादुर MMA फाइटर ने कैसे तारीख रकम की, ये पुरजोश दास्तान है जो कि आज के शो का हिस्सा है। तो जनाब बस रिमोट को साइड पे रख दीजिए और हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिए। साइड पे रख के ऑन नहीं करना टीवी। नहीं, टीवी ऑन है तो रिमोट साइड पे है। ओके। हाँ, वॉल्यूम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी रिलैक्सेशन आपके लिए जनाब बिल्कुल मौजूद। चलें फिर जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और तेहरान की सड़कों पर हम देख रहे हैं आग और खून के खेल में अब वो मोड़ आ चुका है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने 2 हफ्तों से जारी गैर मामूली एहतजाज पर काबू पाने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन से राबते का एतराफ़ और सख्त तरीन ऑप्शंस की धमकी भी दी है। क्या मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी है? 1979 के बाद पहली बार मुजाहरे बड़े शहरों से निकलकर उन छोटे कस्बों तक फैल चुके हैं जो कभी निज़ाम का किला समझे जाते थे। मईशत का पहिया जैम है और ईरानी पार्लियामेंट इसराइल के साथ साथ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे रही है। क्या हम अब अपने हमसाए जो मुल्क है उधर रजीम चेंज के दहाने पर खड़े हैं? क्या सूरत हाल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस बदलते हुए मंजरनामे में सबसे हैरान कुन अंसर रजा पहलवी की वापसी की गूंज है। तो क्या पासदारान इनकलाब की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है? हिजबुल्लाह और बशारुल असद की कमजोरी के बाद ईरान खित्ते में तन्हा दिखाई देता है। इन हालात में पाकिस्तान, जिसकी सरहदें इस आग की तपिश को महसूस कर रही हैं, कहाँ खड़ा है? क्या पड़ोस में लगने वाली ये आग हमारे अमन को भी मुतासिर करेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का। सर, ईरान का एहतजाज पर काबू पाने का दावा है एक तरफ, और ट्रंप का ईरानी अपोजिशन के साथ राबते और हमले की धमकी देना भी हम सुन रहे हैं। मामलात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या ईरानी इस्टेब्लिशमेंट बका के लिए ट्रंप के साथ बातचीत पर राजी हो सकती है या कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलरेडी बैकडोर राब्ते हुए हैं और जिस तरीके से कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, उन्होंने कहा कि हमें पैगाम मिला है और ईरानियन अथॉरिटीज वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि हम वो तमाम ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं जिसमें मिलिट्री एक्शन है, जिस तरह ऑलरेडी उन्होंने टास्किंग की है। सो इसमें यह है कि गल्फ कंट्रीज में सऊदी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, ओमान बड़ा एक्टिव है, वो इंटरेक्शन करवाना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है। और पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है, सो पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है। सो पाकिस्तान ने जो 12 दिन की जंग हुई उसमें भी किरदार था, फैसिलिटेशन लेकिन अब भी पाकिस्तान करना चाहेगा। पाकिस्तान चाहेगा पीस और स्टेबिलिटी हो, लेकिन जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से अंदर से ईरान से आल्दो अफगान ईरानियन जो अथॉरिटीज वो क्लेम कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ कुछ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि सिंस इंटरनल ये एक प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ और इसके बाद दैट हैज इनगल्फ एंटायर कंट्री अक्रॉस ईरान, और जिसमें अब एक्सटर्नल फैक्टर इन हुआ, दे सीज द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है। अब इसमें देखें फॉरेन जो एलिमेंट है इसमें फुली इन्वॉल्व है, जो नॉर्मली लोग कह रहे हैं इट वाज द मोसाद का ये बेसिकली सारा आइडिया कंसीव है। लोग यूज हो रहा है, अगर मसाजिद पर लोग हमले कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं,
तो यकीनन ये गैर मुल्की हाथ वाजे है। और फिर देखें कैजुअलिटीज की भी बड़े डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो बहरहाल ये देखें कि टोटल जो आइडिया ऑब्जेक्टिव से इजरायली चाहते हैं रजीम चेंज हो, जी जी। यहाँ पर टोटल रजीम चेंज हो एट एनी कास्ट। अमेरिकन का भी आइडिया है, वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, स्ट्राइक्स वो करेंगे, हो लाइकली है, लेकिन वो चाहते हैं ईरान में वो दम खम न रहे, इसको वीक करके छोड़ दिया जाए। सही। जिस तरह आपने बात की है कि जो प्रॉक्सीज थे खिते में वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, उनमें उनके सलाहियतों में जी। कमी आई है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मेरा ख्याल में अगले चंद दिन जो होंगे बहुत अहम होंगे, क्योंकि इसमें अमेरिका की यकीनन तरफ मसूद से कोई साहब अगले फैसला चंद दिन इसमें बहुत ज्यादा अहम आ होंगे सकता और है। हमने देखा हालिया मुजाहरे मुआशी बदहाली से शुरू होकर सियासी बने हैं। जब ताजिर और मिडिल क्लास भी निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों तो क्या सिर्फ ताकत के जोर पर रियासत चलाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यही पाकिस्तान हम चाहते हैं, वो अब जो ईरानीज हैं अपने इश्यूज को मिलकर बैठ के एड्रेस करें, स्टेबिलिटी करें, जी। कोर्स करेक्शन जो वो कर सकते हैं करें। और देखें वहाँ पे बातचीत इज द ओनली ऑप्शन है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के इस चीज़ों को एड्रेस करें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा यहाँ कैजुअलिटीज होंगी और जितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं इसको मजीद इसमें बढ़ावा करेंगे, इसमें मजीद इसको सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। सो देयरफॉर दिस ए रिक्वायरमेंट कि या जो प्रेसिडेंट भी है फिर रहबर भी है, तो इनके साथ दरमियान में कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जो पेच अप करे। तो फोर्स का ये ईरानीज भी समझते हैं कि ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल होगा तो वो बैक फायर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ईरान की तरफ से आल्दो कुछ फैसिलिटीज भी, कुछ प्रिविलेजेस की बात की है, लेकिन जिस तरह पब्लिक एंगर है और जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो बड़ा डेंजरस है। और मेरे ख्याल में जो हॉस्टाइल पावर्स हैं, इजराइलीज हैं फॉलोड बाय द अमेरिकन्स, दे विल सीज द अपॉर्चुनिटी और वो यकीनन कोशिश होगी कि ईरान को उससे नुकसान पहुंचे। ब्रिगेडियर साहब, इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के बाद क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की अपनी सिक्योरिटी आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? ट्रम्प का ये कहना है कि उन्होंने इसराइल को हमले से रोका, तो क्या अब अमेरिका या इसराइल आने वाले दिनों में ईरानी सुप्रीम क़यादत को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं या ऐसा कर सकते हैं? देखिए जी, तमाम पॉसिबिलिटीज है। जब आपके अंदर से लोग गद्दारी करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, फैसिलिटेशन करेंगे, और हमारे सामने एक ईरान की मिसाल है, जितने उनके जो आप देख लें कि साइंटिस्ट जितने थे और जिस तरह उनके फखरी ज़ादा जो उनके फादर ऑफ द न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी ईरान में थे, उनकी असैसिनेशन हुई है, उनकी जो आर्मी के लीडरशिप मारे गए, इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई। सो देखें अंदर से इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो तमाम पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखें सिंध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें खाली वो लोग नहीं जो खाली यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बट देयर आर मिलियंस जो उनके साथ खड़े होते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये रूल आउट पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से अभी 12 दिन की जंग में उन्होंने किया कि तमाम टॉप लीडरशिप को उन्होंने हमले से पहले टारगेट किया था। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन ईरानियन गवर्नमेंट ने इस पे भी प्रिकॉशंस लिए होंगे। और देखें अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता होता है वाकया, तो इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरात उसमें, फिर इसका जो बैकलैश होगा बड़ा सीरियस हो सकता है। अच्छा मसूद साहब, ईरानी फौज के हालिया बयान में इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। माजी में हमने देखा कि ईरानी फौज पुलिस की मदद को आती रही, लेकिन क्या मौजूदा हालात में ये बयान फौज की बराह रास्त गिरफ्त का इशारा तो नहीं है? देखिए वहाँ पे ईरान में बड़ा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और इसमें अभी दो पैरेलल आर्मीज हैं। एक तो देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जिसकी अपनी एयर फोर्स है, अपनी नेवी है, अपने ग्राउंड फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, बेसीज उनकी पुलिस जो फोर्स है वो उनकी है, और डायरेक्ट अंडर है रहबर के अंडर है। बाकी अदरवाइज आर्मी है, जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, जो दूसरे हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, मसूद पज़ेश्कियान के। लेकिन ज्यादातर पावर्स है विद रहबर है जो उनके पास है, जो प्रिवेल करते हैं। तो यकीनन कोशिश ये जिस तरह ऑलरेडी ये कर रही है बेसिज जो है, देखिए पुलिस फोर्स है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है ऑन ग्राउंड,
उनको यकीनन ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले आ सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जी। उससे सिचुएशन ये है कि जब इस तरीके से ये लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन वो अंडर कवर पुलिस को सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी बसीज जो है बड़ी, वैसे भी वहाँ पे बड़ी बदनाम हुई है। अगर 2022 में आपको याद हो तो वहाँ पे एक खातून का वाकया हुआ महिसा था जो अमीनी। कस्टडी जी। में मारी गई थी। यस। उसके बाद अक्रॉस इंडिया बहुत सारे वायलेंस हुई ईरान के उसमें, और जिसमें काफी कैजुअलिटीज भी हुई थी। तो वो वाले वाकयात हैं। वैसे ये वाकया आप देखें ना 2025-26 में जो हुए हैं, इससे पहले भी 2009 में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंस हुई है, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, और यस। अभी आके 28 दिसंबर से जो शुरू हुआ। तो ये ज्यादा सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें इंटरनल लोग भी इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। सो यस। पहले सारे जितने थे इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड थे, अब एक्सटर्नल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली इसराइल इसमें इन्वॉल्व है। तो वो यकीनन उनकी ख्वाहिश यही है कि इस मौके से फायदा उठा के बिल्कुल जितना ब्रिगेडियर नुकसान साहब, वो ईरान को पहुंचा बैरूनी ताकतें भी फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और जिस तरह से आपने महिसा अमीनी का जिक्र किया कि उनकी हलाकत के बाद भी फिर जो मामला ख़राब हुए थे, मॉरल पुलिसिंग के लिए भी हमने देखा था कि एहतजाज हुआ था, ईरानी सड़कों पर निकले थे। सर, आलमी जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई के पास बेपनाह ताकत है, लेकिन वो पसे पर्दा काम करते हैं। क्या मौजूदा एहतजाज दरअसल खामनाई के बाद कोई जानशीनी की जंग है? क्या अवाम मौरूसी सियासत के खिलाफ है और इसलिए सड़कों पर है? लेकिन नहीं, एक तो ये है लोगों के इस तरह रेपर इज कंसर्न, मेजॉरिटी जो से वो रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बड़े वो इंस्पिरेशनल फिगर माने जाते हैं इस्लाम के अंदर, जो शिया इस्लाम के अंदर। तो वो उसमें उनकी तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो जानशीनी की बात है, सच देखें पीछे भी कुछ ऐसा पहले भी एक ये इस पे डिबेट शुरू हुई थी कि उनके बेटे इज लाइकली टू टेक, और बहरहाल दिस ए काउंसिल जिन्होंने ये बैठ के फैसला करना है कि कौन बेसिकली इन केस दिस इज रिक्वायरमेंट ड्राइवर को रिप्लेस करना है तो कौन करेगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पिछले जो मरहूम प्रेसिडेंट थे वो भी कंसिडर किए जाते थे, जो शहीद हुए एक उसमें हादसे में, कि वन हेलीकॉप्टर ऑफ द हादसा। वो भी उसमें उम्मीदवार थे। तो लेकिन बाहर देयर इज ए काउंसिल जो इस पर डिसाइड करे कि कौन होगा। बट स्टिल देखें, सिंस अली खामनाई की वो बेटे हैं तो यकीनन उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस का स्पेयर होगा। लेकिन बस स्टिल देयर विल बी काउंसिल है जो बैठ के फैसला करेगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ईरान के अंदर से जो हालात वाकयात तो उसको मद्देनजर रख के फैसला करेगी। सही। अच्छा सर, शाम में असद हुकूमत का खात्मा, लिबनान में हिजबुल्लाह पर इसराइली ज़रबें, और ईरान बज़ाहिर ख़त्ते में कमज़ोर पोजीशन पर है। नेतन्याहू के बयानात आपके सामने हैं, लेकिन क्या ईरान वाकई इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसराइल बराह रास्त तेहरान में रजीम चेंज का ऑपरेशन कर सके? जी देखिए, इसमें जो एक तो प्रॉक्सी जो ईरान के थे वो कमजोर है, हिजबुल्लाह हुआ है, जो इराक में मलेशिया थे, सीरिया में गवर्नमेंट हुआ, रजीम चेंज हुआ। और इसराइल की तो ख्वाहिश है कि रजीम चेंज हो। यहाँ पे पहलवी को देखे, रजा पहलवी को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जिस तरीके से रजा पहलवी को बारे में प्रोपिगेट किया जा रहा है, उसके जो वीडियोज आ रही है, तो वो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइलीज भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो क्लेम कर रहा है कि मैं आके यहाँ पे हालत चेंज कर दूंगा, तो इसराइल की ख्वाहिश है। लेकिन अमेरिकन नहीं चाहते, मुझे जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अमेरिकन चाहते हैं इसको इतना ईरान को वीक कर दें कि ये कुछ कर न सके। तो वो एक वाला जो फैक्टर दरमियान में है, और मुझे नहीं लगता कि रजीम चेंज हो, लेकिन हो सकता है कोर्स करेक्शन हम कह सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सिस्टम में कोई तब्दीली आ जाए, ऐसे कोई हो सकता है। लेकिन रजीम ऐसा चेंज मुझे नहीं लगता है। कि हालांकि देखें ना, 10 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी है, ये वेनेजुएला नहीं है जिसकी 3 करोड़ आबादी थे। बहुत बड़ा मुल्क है। एक पावर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, मिसाइल्स हैं, और पर्शियन गल्फ के अंदर ये बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने वेनेजुएला की मिसाल दी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, और यहाँ पर पहले भी जो ऑपरेशन किया गया था उसमें भी हजीमत ही उठाना पड़ी थी, मुश्किलात उठाना पड़ी थी अमेरिका को। सर, अगर देखा जाए तो रज़ा पहलवी का जो एक्टिव होना है, और पहले भी 2022 में भी उन्होंने सामान बांध के तैयारी कर ली थी आने की, और उसके बाद जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी तरफ झुकाव, और वो जिस तरह से उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार है। वेनेजुएला की तब्दीली का भी आपने जिक्र किया। क्या अब ईरान में भी कोई ऐसी आप देख सकते हैं कि कोई रजीम चेंज हो सकती है, रज़ा पहलवी को लाया जा सकता है, या अभी उनकी स्पेस नहीं बनी है वहाँ पर?
नहीं तो रजा की पहलवी की देखें कि वो अभी एक किस्म की इट विल बी सेल्फ एक इम्पोज, जो बात से आप लाके इम्पोज करना चाहेंगे तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सही। मैंने जिस तरह कहा है कि हो सकता है विद इन ईरान के अंदर से कोई करेक्शन जी हो जाए, कोई सिस्टम में तब्दीली आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। बाहर से आके उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी, उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। आप बाहर से लाके किसी को ईरान के अवाम के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। यस तो मेरा ख्याल है वो मुमकिन, मुझे नहीं लगता इस तरह हो, लेकिन ईरान के अंदर से तब्दीली मुमकिन है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ईरानी सही। वो जो हुकूमत है, जो उनके रहबर्स है, ये बैठ के आपस में फैसला कर सकते हैं। ईरानी अवाम को ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। सो पाकिस्तान का भी हमारा इंटरेस्ट यही होगा कि जो ईरानी अवाम करती है, जो ईरानी हुकूमत करती है, पाकिस्तान उसी को सपोर्ट करे। सही, पाकिस्तान उसी को सपोर्ट करे। मसूद खान साहब, अगर खुदा न खास्ता ईरान में रजीम चेंज की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान पर इसके क्या फौरी सिक्योरिटी असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए इसमें असरात तो ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान 909 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इस सही। तरफ हमारा बलूचिस्तान है, उस तरफ सिस्तान बलूचिस्तान है। सो एक वो है फैक्टर है कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इसकी हो सकती हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान पे, पूरे खित्ते में एक वो होंगे। फिर दूसरा रेफ्यूजीज का मसला आ सकता है, वो भी एक सीरियस इश्यू डेवलप हो सकता है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने, जिसके लिए हमारे ऊपर एक बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन थे। फिर ट्रेड के जो हम है, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड हमारी जो स्पेशली होती है वो ईरान वगैरह और ईरान पाकिस्तान की होती है, उस पे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो और मोस्ट फिर देखें कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, एथनिक कार्ड्स के खेल सकती हैं, सेक्टेरियन कार्ड्स खेल सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में हो सकती है। तो देखें ना कि आपके पड़ोस में कुछ हो तो आपको यकीनन उसकी हिद्दत महसूस होगी। सो देयरफॉर पाकिस्तान यकीनन चाहेगा कि ईरान में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, जी। और वहाँ के अवाम जो है बिल्कुल, वो बैठ के पाकिस्तान यही फैसला चाहता करे। है और कि यकीनन जितने उसके हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर अमन हो, स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, तभी वो पाकिस्तान के मफाद में भी है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मामलात पर अपना दे रहे थे। और अभी तक का जनाब जो हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसमें यही है कि जनाब कोई बातचीत हो सकती है, जी। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने भी कहा कि ईरानियंस ने भी निगोशिएशन की दावत दी है, बातचीत के लिए वो राजी हैं, तो उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ये मसला हल हो सकता है। और फिर जो बैरूनी अनासर भी इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं, ये एहतजाज जनाब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और जो लोगों जी। के कंसर्न्स हैं वो भी वो दूर भी कर दूर दिया हो जाएगा। जाएंगे। और उज़ैर, पाकिस्तान क्या तमाम ममालिक के लिए यही बेहतर है कि हर मुल्क में अमन हो, क्योंकि सारे मुल्क कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बॉर्डर्स कनेक्टेड है, और वो असरात पूरी दुनिया पर आते हैं। खित्ते में अमन होगा तो ही हम पीसफुली जो है ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो वी होप कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन की ब्यूटी की, और हम देखते हैं कि सर्दियों में जी मौसम जहां ठंड और धुंध लेकर आता है, वहीं हमारी जिल्द भी कई चैलेंजेस का सामना कर रही होती है। शदीद सर्दी की वजह से जिल्द शदीद जो है वो ड्राइनेस हो जाती है जिल्द पर, और ख़वातीन की स्किन टोन गैर हमवार हो जाती है, पैची महसूस होती है, और मर्दों को तो बाइक चलाते वक्त या खुली हवा में निकलने से स्क्रैचेस हो जाते हैं, खराश हो जाती है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। राशि वो गिरने से होती है, रगड़े खाने से, वैसे भी ठंडी हवा से भी नहीं, हो जाता है। पैचेस होते हैं ना, वो ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से। तो बिल्कुल जी, बात करेंगे कि सर्दियों में जिल्द को हाइड्रेट कैसे रखना है आपने, कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर से तो हम क्रीमें लगा रहे होते हैं, लोशंस लगा रहे होते हैं, लेकिन डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे होते हैं हम। तो इस टॉपिक पर जनाब डिस्कशन कर लेते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एस्थेटिक्स, डॉक्टर हमना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक है कि सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, और बार बार आप कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं, इतनी ड्राइनेस क्यों होती है, स्किन क्यों इतनी ड्राइनेस का शिकार होती है? बेसिकली ये मौसम कुछ इस तरह से है जिसके अंदर क्योंकि कोल्ड एयर होती है तो उसके अंदर लेस मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो आपकी ओवर ड्राई होना शुरू हो जाती है, सेल्स का टर्नओवर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें ड्राइनेस का इशू फेस करना पड़ता है। कुछ जो चीज़ें हैं जो हम स्किन केयर के अंदर यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है।
जैसे कि आजकल सर्दी का लाहौर में थोड़ा ज़्यादा ही इशू है, और इसमें जो है हमारे जैसे हॉट शॉवर्स हैं, उनका जो लॉन्ग बाथ्स हम लेते हैं और गर्म पानी से फेस को वॉश करते हैं, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लूप वार्म वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपको अपने स्किन बैरियर के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप कोई सीरम्स लगा रहे हो या अपनी स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको आप करेक्ट तरीके से आप इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपको उसी तरह बेनिफिट भी हो। अच्छा, आपने ठंडी हवाओं की बात की कि उससे भी स्किन खराब होती है, तो जो लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, खवातीन है घर में रहती हैं सर्दी की वजह से भी वैसे भी, तो उनको भी यही मसाइल होते हैं या बाहर निकलने वालों के मसाइल ज्यादा होते हैं ड्राइनेस के? बेसिकली घरों में भी सेम इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन ये कि घरों के अंदर भी हमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके घर का जो नेचुरल ह्यूमिडिटी है उसको बरकरार रखे, क्योंकि बिल्कुल आपके स्किन का नेचुरल ऑयल भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है विद द ओवर टाइम। तो ये है। अच्छा, हम देखते हैं कि ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। एक ही स्किन केयर है जो सब कर रहे हैं, जो कोई इन्फ्लुएंसर अगर दिखा देता है, वो गर्मी हो सर्दी हो, स्किन टोन वैसी हो ना हो, टाइप स्किन की वैसी हो ना हो, सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो सर्दियों में एग्जैक्ट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि लोग सोशल मीडिया देख के इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, वो बिल्कुल कुछ हद तक ठीक है, बट एटलीस्ट आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। हमारे यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम समर में यूज़ कर रहे हैं, थ्रू आउट हम विंटर में भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, जिसके अंदर यही है कि जैसे समर्स हैं तो आप ऑयल बेस्ड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। विंटर के अंदर आप उनको स्विच कर सकते हो क्रीम बेस्ड थिक मॉइस्चराइज़र्स के अंदर, जो आपको उस तरह से इफेक्ट दे। और विंटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते हैं कि सन उस तरह से नहीं है, हम लोग अपनी सन प्रोटेक्शन जो है वो रोक दें, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो। ये जो रेटिनॉल का इस्तेमाल है, ये विंटर्स में करना चाहिए? एक्सेसिव अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और अगर हम देखें समर्स में, तो वो तो चले एक रूटीन वाइज हम फॉलो कर रहे होते हैं, विंटर्स में क्या करना चाहिए? विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने किस अमाउंट ऑफ रेटिनॉल से स्टार्ट करना है, या लोग एग्जैक्ट रेटिनॉइन पे चले जाते हैं, आपको उसकी ओवरडोज का पता होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ऑब्वियसली एकदम से बिगनर्स की स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आप ऊपर चले जाते हो, तो वो फिर डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्किन बैरियर का डैमेज दे सकता है। हम ना ज़रा लड़कों के मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्दी धुंध में स्मॉग भी रही है, बाइक चलाने से हम देखते हैं कि जो मेल्स हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के उन्हें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? जी बिल्कुल, मेल्स का जिनका एक्सपोजर जो है वो बाइक्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोल्ड एयर जो है वो थोड़ी ज़्यादा फील होती है, जिसकी वजह से स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है। स्किन का अपना मॉइस्चर ऑलरेडी इस मौसम में रिड्यूस हो जाता है, और फिर जो हम प्रोटेक्टिव अपने क्लोथ्स पहनते हैं, ग्लव्स हैं, कुछ भी इस तरह के स्टॉलर्स हैं, स्कार्फ्स हैं, उनका भी जो मटेरियल वो सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भी थोड़ा सा रफ इस तरह का यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की ड्राइनेस के साथ वो इरिटेट करके डेफिनेटली वो स्किन को स्क्रैच करेगा ही करेगा। अच्छा, ये भी मसला होता है कि सर्दियों में हम स्पेशली देखते हैं कि स्किन जो है ना वो अनइवन होना शुरू हो जाती है। ड्राई तो होती है, और अनइवन होने के साथ साथ वो डल और वो रौनक ही ख़त्म हो जाती है। ये क्या वजह होती है? ये भी यही है कि आप हाइड्रेटेड नहीं होते, पानी का कम इस्तेमाल। हाइड्रेशन तो एक चीज़ है ही है, लेकिन इसके साथ हमारा गर्म पानी का इस्तेमाल आता है। उसके अलावा हम लोग जैसे गर्मियों में स्वेटिंग होती है, सारा कुछ होता है, हम लोग ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे होते हैं। जब सर्दियों में भी हम ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे हैं विद वार्म वाटर, तो डेफिनेटली वो स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन की तरफ लेके जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आपको लूप वार्म वाटर यूज़ करना है, और आपने बहुत ज़्यादा जेंटल पील्स का इस्तेमाल करना है। जो घर पे अभी जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि ग्लाइकोलिक एसिड आ गया है, उसके टोनर्स आ गए, किस परसेंटेज पे आप यूज़ कर रहे हो, 5 से यूज़ कर रहे हो, 7% यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो दिखाए जाते हैं इतने सारे ब्रांडेड, इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्या इन्हीं से स्किन केयर हो सकती है, या फिर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो बहुत मतलब मुनासिब प्राइस में आपको स्किन केयर बताता है, उसमें भी आप इजीली अपनी स्किन केयर कर सकते हैं? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्किन सिचुएशंस। अगर तो आपकी स्किन उस तरह से है, या आप उतना नॉलेज रखते हो कि आप परसेंटेज भी कम इस्तेमाल कर रहे हो और प्रोडक्ट भी आप बेसिक जो नीड के हैं वो यूज़ कर रहे हो, ना कि आप 12 स्टेप स्किन केयर की तरफ चले गए हो, या आप 7 स्टेप्स, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, और कोई फॉलो भी लॉन्ग टर्म नहीं कर पाता।
तो उसमें ये है कि अगर इख्तियारात की हद तक ये अच्छी लगती है। एग्जैक्टली और वो खुद भी पता नहीं यूज़ करते हैं कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली तो वो ये होता है कि बहुत सी चीज़ों में आपका अनसेंटेड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और दूसरा मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। एटलीस्ट जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसकी आपको उस तरह से प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। अनसर्टन अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर तो स्किन की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उनसे कंसल्ट करके लेने चाहिए ताकि वो फिर आपको उस तरीके से बेनिफिट मिल सके। एक अच्छी स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए जो इजी भी हो, मतलब ये नहीं कि 10-12 प्रोडक्ट्स हों और आप रात में भी वो कर सकें और सुबह भी आपको वो करनी चाहिए, वो रूटीन क्या होनी चाहिए जिसे मेल फीमेल दोनों को फॉलो करना चाहिए? अच्छा, मेरी स्किन केयर बहुत बेसिक होती है ठीक है। तो मैं वही अच्छा, लोगों को बता सजेस्ट रही हैं, हाँ मैं सबसे अपनी अच्छी भी बता रही हूँ और मैं Authentic अपने क्लाइंट्स को example। जो बताती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगी। एक नॉर्मल जेंटल क्लिनजर आपको अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए क्योंकि जो डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, एटलीस्ट वो वॉश ऑफ होनी चाहिए एवरी नाइट। आप बेड पे जाने से पहले आप यूज़ कर सकते हो उसको। मॉर्निंग में भी अगर आपका एक्सपोजर उस तरह से है तो मॉर्निंग में भी एक जेंटल क्लिनजर के बाद अपनी डैम्प स्किन को उसके ऊपर आप हाइड्रेटिंग सिरम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सेरामाइड बेस्ड आ जाते हैं, विटामिन ई सिरम्स, बहुत से विटामिन B12 के आ जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉइस्चराइज लगाएं। मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर तो ऑलरेडी किसी की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो वो थिक मॉइस्चराइज़र, रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। बट अगर कोई ऑयली स्किन वाला है तो वो फिर वाटर बेस्ड या ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की तरफ स्विच करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे जिसमें आप SPF लगा सकते हो। इसी तरह रात में आप सारी चीज़ें इसी तरह रिपीट करोगे। उसके अंदर आप कोई एंटी एजिंग रेटिनॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं और रात के टाइम पे डेफिनेटली आप जो है वो स्किन केयर में सनस्क्रीन स्किप करोगे, सनस्क्रीन स्किप करेंगे। अच्छा, ये भी होता है आजकल हम देख रहे हैं कि ऑयल भी बहुत लोग इस्तेमाल करें, जैसे कैस्टर ऑयल मुंह पे लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल इसका बढ़ जाता है। ये ठीक है स्किन के लिए या हार्मफुल है? मुझे ऐसा लगता है कि हार्मफुल है। फिश जो ऑयल से क्लींजिंग कर रहे हो, ऑयल क्लिनजर एक ट्रेंड Olive है oil से भी अभी। कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो हर स्किन के ऊपर सूट नहीं करता। बेसिकली जितनी थिक कंसंट्रेशन यूज़ करोगे, हमारा एनवायरनमेंट वैसा है कि वो आपकी स्किन को जो है वो क्लॉग करेगा। जितनी स्किन क्लॉग लगेगी आपके पोर्स भी उतने आपको अपीयरेंस में बड़े नज़र आएंगे, स्किन भी अनइक्वली अनइवन हो जाएगी, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम ना। फेस के अलावा जो सर की स्किन है वो भी हम देखते हैं गर्म पानी के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं। उसको सही रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए? वही है कि गर्म पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से तो जलते पानी से नहाने के भी बिल्कुल आदी ऐसे होते ही हैं। है बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपके ड्राइनेस को एग्रीवेट करता है। ड्राइनेस एज सच, जैसे जिन लोगों में ड्राइनेस है वो फंगल होती है, अगर आप उस पे ऊपर ऑयल लगा रहे हो वो उससे भी एग्रीवेट होती है। अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल, ऑयल उसमें हेल्प नहीं करेगा नहीं। डैंड्रफ में जब आप डैंड्रफ का या सेबोरिक डर्माटाइटिस की बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर फिर आपको जो ऑयल्स हैं थिक कंसंट्रेशन वाले हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। उस केस में फिर आप कोई भी जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू लिखवा सकते हैं डॉक्टर से, या फिर आप अपने स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं विद सैलिसिलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स या ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपकी वीकली बेसिस पे जो है वो डेड स्किन को रिमूव करे और सेल्स का टर्नओवर अच्छा करे। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि आजकल ना इतने किस्म के कहवे आ गए हैं, ये वाला कहवा पिए तो स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी, ये इफेक्टिव होते हैं? टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अगर हम आप एक्सटर्नल स्किन केयर की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी इंटरनल हेल्थ पे भी उतना ही काम करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपका हाइड्रेशन लेवल कम है तो आप बाहर से जितनी भी केयर करोगे वो पैरेलल उन दोनों चीज़ों को इक्वली जस्टिफाइड नहीं करेगा। तो एटलीस्ट आप हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टीज़ आ जाती हैं, जो घर में कहवे यूज़ होते हैं वो कर सकते हैं। अलबत्ता उसके मुकाबले में आप जो कैफीन है या कॉफ़ी है, टी है, उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं क्योंकि वो भी इंटरनल ड्राइनेस देता है। और डाइट में अगर हम आ जाएं तो डाइट हमें क्या बेहतर रखनी चाहिए? नट्स वगैरह हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं आपको मॉइस्चराइज करने के लिए, या बस सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? नहीं, डेफिनेटली डाइट इम्पैक्ट देती है। उसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो डेली बेसिस की रूटीन के ऊपर। आप एवोकाडोस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिससे आपकी स्किन टोन जो है वो इक्वली फ्रेश रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इट हेल्प्स। सही। अच्छा, हमने देखा है कि ना जब भी स्किन केयर की बात आती है ना, सारा फोकस होता है कि फेस के ऊपर बस स्किन केयर होगी, पूरी बॉडी जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फेस अच्छा लगना चाहिए, हालांकि सारी स्किन जो ड्राई होती है। फुल बॉडी कोई स्किन केयर आप क्या सजेस्ट करेंगे? फुल बॉडी में आप अपना वीकली बेसिस पे जब आप शॉवर ले रहे हो तो उसको आप फिजिकल एक्सफोलिएशन के साथ या केमिकल
टोनर्स के साथ एक्सफोलिएट कर सकते हो ताकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाए। मॉइस्चराइज ऑल ओवर द बॉडी करना चाहिए, एटलीस्ट आप जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना सही। चाहिए। नॉर्मली हम लोग फेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन दो नेक है, हैंड्स हैं, वो भी रह जाते हैं, तो फिर उन पे भी वो उसी आपस में तरह मेल ही नहीं खा रहे। एग्जैक्टली तो इसी तरह ही आपको अपने हैंड्स पे, फीट्स पे, आपको अपनी नेक पे उसी तरह ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स सही। लगाने चाहिए। एटलीस्ट जो एक्सपोज्ड एरिया है उनको तो आपको प्रोटेक्शन में लेके आना चाहिए। अच्छा, अब तो हम ये देख रहे हैं इतने किस्म के ट्रीटमेंट्स भी आगे, बुटॉक्स, फिलर्स और ये सब, मेकअप भी परमानेंट हो जाता है। बताएं कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो मेरी को एंकर को कोरियन स्किन दिलवा सकता है? उसकी विश है, आइडियल स्किन है उसकी। इट्स ऑल अबाउट द जीन्स एज वेल। ठीक है, और कोरिया जैसे- भिजवा दो, स्किन केयर रहने हाँ, दो। exactly. लेकिन स्टिल उसके अंदर अगर आप विंटर के अकॉर्डिंग देखो तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन ट्रीटमेंट जो है हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल्स आ जाते हैं जो आपकी डीपली क्लेंस करते हैं। जब आपकी स्किन फ्रेश होती है, नीट एंड क्लीन होती है, तो सेल्स भी अच्छे से, आपका ऑयल जो स्किन का अपना ऑयल है, नेचुरल ऑयल है जिसको हम सीबम कहते हैं, वो अच्छे से सही। प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक ग्लो की तरह काम करता है। ठीक। बहुत ज़्यादा अगर किसी को डलनेस है तो आप यू कैन गो फॉर द प्रोफाइलो ट्रीटमेंट्स, वो भी एक कंसनट्रेटेड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आप करवा सकते हैं। स्किन बूस्टर्स आप करा सकते हैं जिसके अंदर वही हाइलुरोनिक बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं, सेरामाइड्स आ जाते हैं, वो आप करवा ठीक। सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डेड स्किन है Dead skin है। तो यू कैन गो फॉर द माइक्रो नीडलिंग विद हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स, सही। वो आप करा सकते हैं, या आप केमिकल पील्स की तरफ भी जा सकते हैं। सही जी, ये बहुत ट्रीटमेंट्स तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, अगर आपको नीड है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज आप Otherwise- स्किन केयर अगर हाँ, अपनी स्किन अच्छी केयर कर लें अगर तो आप आपको कर जरूरत रहे नहीं। हैं आपको जरूरत नहीं ये फिर पड़ेगी। नौबत भी तभी आती है जब आप ख्याल नहीं Yes, रख रहे होते ऐसे, रूटीन के अंदर। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच हमने आपके वक्त का, और यकीनी तौर पर सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से ये सबका ही मसला है, ड्राई स्किन, और वो सारे हल हमने ढूंढ लिए हैं। पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखते हैं कि सर्दियों में हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, तो हाइड्रेटेड रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, ग़िज़ाएँ भी खाएं, इंटरनली आप अच्छे होंगे तो आउटर ग्लो भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इस यकीनन। खूबसूरत से मैसेज के साथ यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब बात करेंगे जी एक ऐसी दुनिया की जो हमारी आंखों से ओझल है मगर जिसका वजूद बरहक है। वो मखलूक जिसे कुरान ने नारे समूम यानी बेधुएं की आग से पैदा शुदा करार दिया। हम बात करें जिन्नात की। इंसानी तारीख के हर मोड़ पर जिन्नात का तज़किरा मिलता है, कहीं खौफ की सूरत में, कहीं हैरत अंगेज़ वाक़यात के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नात की भी अलग अलग इक़साम होती हैं? कुछ तो बस्तियों में हमारे साथ रहते हैं, और यू नेवर नो कि इस स्टूडियो में भी कहीं ना कहीं जिन्नात वस रहे हो। अक्सर ये सवाल भी जहनों में उभरता है कि क्या जन्नात वाकई इंसानों को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं या नहीं, या फिर हमारा खौफ ही उनकी असल ताकत होता है। तो आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम ना सिर्फ जन्नात की इक़साम पर बात करेंगे बल्कि आपको वो हिफाजती हिसार भी बताएंगे जो कुरान और सुन्नत ने हमें अता किए हैं, और वो कौन से वज़ाइफ हैं जो आपके घर को शर से महफूज रख सकते हैं और खैर बरकत ला सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलेज कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कारी साहब, सोशल मीडिया पर अक्सर लोग हम देखते हैं कि अब ये सवाल जो हैं वो बहुत होना शुरू हो गए हैं। कुछ जिन्नात को महज दिमागी खलल करार देते हैं, को बहुत ज़्यादा वो बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने रिसर्च की है। कुरान और हदीस की रोशनी में बताइएगा इस नज़रिए की तरदीद कैसे मुमकिन है, और जिन्नात की तख्लीक का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम ने बाकायदा ये बयानिया दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान भी अल्लाह की मखलूक है और जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। मखलूक में 3 किस्म की मखलूक़ात ऐसी है जो शऊरी मखलूक है, ठीक, जिसे आप फरिश्ता कह सकते हैं, जिन कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं। और मानने और ना मानने की बात आए तो इंसान तो पहले कितना कुछ था जिसका इनकार करता था, अब वो सब चीज़ों का इकरार कर रहा जिसका इनकार कर रहा था। जी, जो मुझे नजर आता है वही हकीकत है, ये कोई ऐसी हकीकत नहीं है। अब मेरी आंख कितनी चीजों से ओझल है। इस वक्त सर्दी तोली जा रही है गर्मी तोली जा रही है, गाड़ी की स्पीड को बकायदा मापा तोला जा रहा है, और इसी तरह बुखार को मापा तोला जा रहा है, अमाल को मापा, आवाज को मापा तोला जा रहा है। तो आज से पहले का इंसान इन चीजों का इनकारी था। तो गोया के जो आज से पहले का इंसान था वो इन चीजों के इनकारी भी आज इकरारी है। जी, तो कुरान करीम ने इंसान को, जिन को, फरिश्ते को अल्लाह की मखलूक करार दिया है। और साथ साथ कुरान करीम ने सूरत जिन जो नादल की है, सूरत जिन में भी बाकायदा जिन्नात की पूरी हिस्ट्री है। ठीक, तो लिहाजा जिन्नात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि हर आदमी का बयानिया मुख्तलिफ है। मसलन
कोई जिन को बदरू कहता है, जी। कोई जिन को अरवाह कह के पुकारता है, और कोई जिन को देव के नाम से पुकारता है, सही। और कोई जिन को करीन के नाम से, और कुछ जिन्नात के मुतल्लक अपने अपने ख्यालात। ये तमाम जो ना वो मज़ाहिब में ये तसव्वुरात पाए जाते हैं। ठीक। रही बात ये कि जिन्नात हमारी तरह मुकल्लफ हैं, कुरान और सुन्नत के, वो भी पाबंद हैं, हम भी कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं, वो भी शरीयत के पाबंद है, हम भी शरीयत के पाबंद हैं। मसला उसके इनकार का तो है नहीं, उसका इनकार अल्लाह के कुरान का, सुन्नत रसूल का इनकार है, जी ऐसे जो है। जिन्नात का इनकार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उज़ैर भाई, इनकार कुरान और सुन्नत की दलालत से देखेंगे तो इनकार मुमकिन नहीं है। नहीं होगा। जब आप अपनी अकल से अल्लाह की तख्लीकात को और उसकी लॉजिक से और उसके या आप चीज़ों से छू के चेक करना चाह रहे होंगे तो फिर तो मामला ही देखिए, और फिर है। हम अल्लाह से दुआ भी कर देते हैं कि जो या अल्लाह जिनको नहीं मानता उसके ऊपर एक दफा छोटा सा जिन मुसल्लत कर दे। तो कारी और साहब हम इनकी लाइव सबके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह वो जो जिन को नहीं मानता उसको या उसकी औलाद में या कारी किसी साहब, को कारी साहब लाइटें दावतें ब्लिंक ना करना दे। शुरू कर देनी है स्टूडियो की। दावतें ना दे, कहीं ना कहीं जिन छुपे हो। आपने तो चले जाना है। अपने घर भी जाना है। रात को ख्वाब में आ रहे हो। बरकैफ अपनी अकल से, फितरत से, अपने कुनून कुदरत से कोई भी बंदा अल्लाह की जी। तख्लीकात का इनकार कर ही नहीं सका। इतनी बड़ी मखलूक का इनकार कैसे मुमकिन है? ये दौर तो एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह उन चीजों को बकायदा मानने और मनवाने का दौर है। जी बिल्कुल। छोटी से छोटी चीज, हमें सितारे नजर आते थे, सूरज नजर आता था, चांद नजर आता था। लोगों ने इस वक्त सूरज चांद में भी पूरी Planets कायनातें ढूंढ खोल लिए दी हैं, है, जी। बिल्कुल। वो भी इकरार में आ रहे हैं। रहा मसला ये कि इनकार ये मुमकिन ही नहीं सही। है। तो इकसाम कारी साहब की कितनी है, किस किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? अकसाम में एक तो अकसाम अगर तो मजहबी एतबार से देखा जाए जी। तो उसमें कुछ मोमिन मुसलमान हैं, ठीक। कुछ काफिर और इसी तरह शैतान है, और कुछ इसी तरह फासिक फजर है। ये कुरान करीम ने बकायदा बयानिया दिया, वन्ना मिन्ना सालियूना मिन्ना दूना ज़ालिक। और असल अपनी हैयत कफियत के एतबार से देखा जाए तो अपनी असल हैयत कफियत के एतबार से कुछ वो हैं जो परिंदों में परिंदों की तरह उड़ते हैं, अच्छा। ठीक। और कुछ जिन्नात वो हैं जो मुख्तलिफ शक्लें बदल लेते हैं। जैसे कुत्ते की छलावा भी शक्ल कहा है, जाता है जिन्हें। कछुए कुत्ते की शक्ल है, इस तरह की शक्ल जो इख्तियार करते थे। अल्लाह के रसूल की ये बाकायदा तालीमात है, जिस वक्त कोई सांप को देखो तो आप एक दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह की कलमात पढ़ लो। अगर तो वो जिन हुआ तो वहां ही गायब हो जाएगा, अच्छा। और अगर तो वो कोई सांप वाकयातन सांप है तो फिर उसको पकड़ के आप मार सकते हैं। ठीक। तो गोया कि ये शक्लें बदल सकते हैं, और शक्लें बदलने में भी ये है कि बस औकात जिन खास एज और खास कुव्वत में जाता है तो वहां उसको शक्ल बदलने की कुव्वत मिलती है। ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा इस तरह शक्लें बदल अच्छा, सकता है। मराहिल अच्छा, हैं इनके बेपनाह ताकत महदूद हैं, इनकी भी ताकत है। इनकी भी ताकत महदूद है। यानी कोई जो इधर का है ना, उसने इंडिया में जाना है या सऊदी अरब में जाना है तो बरकैफ उनको भी वीजा चाहिए। ये कौन सी एयरलाइन है? यानी आप देखें तो ये travel कैसे देखें, करते पता है क्या, अब हमारे लोग खाम खा बेवकूफ़ी मार रहे होते हैं कि ये भी इंडिया का जिन चिमटा हुआ है, ये जी सऊदिया का जिन चिमटा हुआ है। हाँ हाँ, कि उसकी बस- लैंग्वेज से पता चला। लैंग्वेज से पता चलता है। देखें, हम जितने भी पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले अच्छा। हैं, उनको उर्दू वाला ही जिन पाकिस्तानी चिमटता ठीक है। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। इम्पोर्टेड नहीं है। उनको अरबी वाला नहीं। इंग्लिश जिन नहीं चिपकेगा। यानी आप जितने भी आमिलीन हैं उनके जिन्नात के केस देख लें तो उनके जिन्नात के केसेस में बकायदा वो उर्दू स्पीकर है तो सारे। कारी साहब ऐसे हो सकता है कि जिन दूसरे मुल्क मुंतकिल करके किसी पर मसला खड़ा किया जा देखें, सके? वहाँ ना इनके, मैं आपको सच तो ये है कि कुरान करीम की आयात की रोशनी में ये मैं बता रहा हूँ, वरना जी, का कीदा था कि इनके एक दायरा कार है। दायरा कार मसलन ये कि जिस तरह हमारे यहाँ चुदराहटों का निज़ाम है, ठीक, सियासत ठीक, का ठीक। निज़ाम है, इसी तरह इनके यहाँ भी सियासत का निज़ाम है। कोई जिन किसी के नगरी में जाके इस तरह तकलीफ नहीं दे सकता। जिस तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आता है कि आप सूरत जिन बकायदा नादिल भी इसी तरह हुई कि आप वादी में जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल को बकायदा तालीमात दी गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जिन्नात आपके मुकाबले में ये अंगारे लेके खड़े हैं और आपको जिलसाना चाहते हैं, आप फौरन से पहले ये पढ़ लें, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लाती ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर। और अरब लोगों में ये रिवायत था कि जब किसी वादी में जाते थे या किसी सहरा में जाते थे
तो वो उस वादी और सहरा में जाके बकायदा उस वादी और सहरा के जिन जो सरदार जिन है उससे बकायदा उसकी पनाह में आते थे। कुरान करीम की आयत है यऊदून बिरिजान मिनल जिन्नी फदादुम रहा का, कि इंसानों ने जब जिन्नात से मदद तलब की, उनकी मदद तलब करने ने उनको सरकश बना दिया। भाई ये तो हमें पौप मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो जब हमें पौप और बड़ा मानते हैं तो वो उनमें से कोई एक जिन्नात उनकी सरदार मदद में आ जाता है या जैसे भी उनकी मदद की शक्ल होती। तो इससे भी पता चलता है कि वादियों का, पहाड़ों का, सहराओं का, जमीनों का, आसमानों का कारी साहब हम कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में इन्हें दावत दे बैठते हैं अपने घरों में, कारोबारी मराकज़ में, जिंदगियों में? सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आप जिन्नात को मुसख्खर करने के लिए कुछ चिल्ला कशी करना शुरू कर दें, गलत वज़ाइफ करना शुरू कर दें। गलत वजीफे करने से जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और उसकी वजह यह है कि आप उनको कैद करना चाहते हैं, वो अपने आप को कैद होने से पहले आपको कैद कर लेते हैं। तो कितने लोग पागल हो जाते हैं। इसी तरह बसा औकात यह है दूसरा अमल कि आप गलत जगह पे पैम्पर फेंकना शुरू कर दें, गलत जगह पे कूड़ा किरकट फेंकना शुरू कर दें, गलत जगह पे कोई चीज रखनी शुरू कर दें। तो वहां हो सकता है उनका बसेरा हो, घरों में बसेरा हो, तो वहां आपने कूड़ा किरकट फेंक दिया, या तीसरे नंबर पे आपने गलत जगह पे पेशाब कर दिया है और बगैर दुआ के पेशाब किया, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और फिर एक चौथी बात ये भी है, आप ऐसे लोगों से खामखा दोस्ती लगा लें जो हैं जिन्नों वाले। अच्छा, उनके भी जिन्न शरारत करते रहते हैं उनके जिन्नात भी शरारत करते हैं। साहब इनसे बचा कैसे जा सकता है? उनसे बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अकीदा तौहीद, ईमान, अमल साले की जिंदगी बसर करो। सिर्फ अल्लाह से डरना शुरू कर दो, अल्लाह को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा मानो। और दूसरे नंबर पे 5 वक्त की नमाज़ें पंजगाना जमात के साथ अदा करना है। और एक बहुत बड़ी जो जरूरत है वो चीज पकीजगी बहुत जरूरी है। नापाक आदमी के पास होते ही शैतान जिन्नात है। और नापाकी 4 चीजों से, एक तो यह है कि अपने दिल दिमाग की पाकी बनाओ, दूसरे नंबर पे अपने बदन की पाकी, और तीसरे नंबर पे अपने कपड़ों की पाकी, और चौथे नंबर पे यहाँ जिस जगह पे रहना है वो बेडरूम है, बेड है, सोफा है, उसकी पाकी जो ना। और साथ मसनून दुआओं का एहतमाम करें। और मसनून दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ामिनुन अल्लाह, 3 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की जमानत में है, अगर वो तीनों जिंदा रहें तो आगे आप अंदाजा करें, इन आशा रूजी का, अगर वो जिंदा रहेंगे तो रिज़्क दिए जाएंगे वाफर, खूफिया हर किस्म की कफालत और मदद किए जाएंगे, और अगर मर जाएं तो वइन माता अदखलहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। वो क्या अमल है? फसल्लमा बैतहु, जब भी आदमी घर में दाखिल हो तो सिर्फ कितना आसान काम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दे। हत्ता कि उज़ैर भाई किसी आदमी से कितना भी आपको खतरा है, मजलिस में जाना तो वहां आप एक दफा ना खुलूस से दिल से सलाम कह दे। सलाम करने से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर देगा, अगरचे कई दुआओं उसका एहतमाम ना भी किया हो। इसके साथ साथ मसनून दुआएं जो 3 जो जगह हैं वहां घरों में शैतान डेरे लगा लेते हैं। एक तो आपका बेडरूम है, दूसरा आपका वॉशरूम है, और तीसरा किचन में। असल में यह है कि हर बंदे को रोटी रोटी की तो फिक्र है ही है ना। तो वहां रोटी रोटी में जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना पकाती है, जिक्र किए बगैर खाना बनाती है। और फिर चौथी 5वीं चीज यह है कि जिस घर में म्यूजिक हो, वहां से शैतान निकलता ही नहीं है। तो डांस कर रहा होगा। हाँ, तो यहाँ वह शैतान। और हदीस में आता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरत बाकरा पढ़ता है जी, एक हदीस में फइन्न शैताना यनफिरु मिनल बैती, उस घर से जिस घर में सूरत बाकरा पड़ी जाए, शैतान सिर्फ निकलता ही नहीं है बल्कि धुड़की लगा के भाग जाता है। वाह। एक और फिर दूसरी हदीस है, ला या करबुहा मिनल बैती, शैतान उस घर के करीब तक नहीं आ सकता, यानी दाखिल नहीं हो सकता, और दाखिल हो जाए तो इतनी तेजी से भाग जाता है। कारी साहब बिल्कुल हमें ये चीजें करने की जरूरत है। गैर जरूरी वसाइफ से बचना बड़ा जरूरी है, और नमाज कुरान का जो एहतमाम है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अमली तौर पर, और ताकि इस तरह की चीजों से हम दूर रह सके। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे उस सवाल की जो अवाम के जहनों में घूम रहा है कि जी लाहौर में मरी की तरह बर्फबारी होने वाली है या नहीं? क्या चकवाल, जहलुम और इस्लामाबाद में साइबेरिया
बनने वाले हैं। नाजरीन, पिछले हम 24 घंटों से सोशल मीडिया साइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ही तूफान देख रहे हैं। वो ये है कि जी अवाम खौफजदा है कि क्या वाकई कोई बर्फबारी होने वाली है या नहीं। एक पैगाम साबिक वफाकी वजीर उमर सैफ की जानिब से भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि एक पोलर वर्टेक्स की वजह से अगले 8 से 10 दिन में शदीद सर्दी मुतवक्के है, जिसकी वजह साइबेरिया का ज्यादा दबाव वाला निज़ाम हो सकता है। और क्या 18 जनवरी से आने वाला बारिशों का सिलसिला वाकई इतना खतरनाक हो सकता है? मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी के दावों में कितनी हकीकत है, कितना प्रोपेगेंडा है, इस पर बात करेंगे। और ये बर्फबारी का शोर आखिर उठा कहाँ से है, और जनवरी 2026 का मौसम असल में अगर देखा जाए तो कैसा रहेगा, इस पर तफसीलन बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो ज़रा इन खबरों का पोस्टमार्टम करें कि लाहौर और चकवाल में बर्फबारी हो सकती है, इनमें कोई सच्चाई भी है या ये महज हम कह लें कि बस सोशल मीडिया पे ही फैलाई जा रही है बात? देखिए, जो है ना चकवाल या लाहौर में जो आप बर्फबारी कह रहे हैं, तो बर्फबारी जो है ना तारीख में नहीं मिलती। एक तो ये चीज दूसरी, और दूसरी ये चीज है कि हेल स्टॉर्म जो है वो जब टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है, टेम्परेचर में फ़र्क होता है, तो उस वक्त हेल स्टॉर्म जो है ना वो लाहौर या मैदानी इलाकों में हो जाता है। अदरवाइज जो स्नोफॉल है वो उसके चांसेस जो है ना वो मैदानी इलाकों में नहीं है। सही। अच्छा, हमने देखा है कि पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही खबर सर्कुलेट करी है कि बर्फबारी होगी, फिर बीबीसी ने भी उसकी तरदीद कर दी, लेकिन ये खबर आई कहाँ से? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो अरसा ही हो गया बर्फबारी मरी या नॉर्दर्न एरियाज में बर्तानिया के फोरकास्ट का हवाला भी दिया जा रहा था। देखिए, ये इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कल तरदीद भी जारी की कि इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बेबुनियाद खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें नहीं होने जा रही। लेकिन सर्दी का अगर आप कहें तो ये जो जनवरी का जो महीना है, इसमें पाकिस्तान में जो है वो सर्दी का महीना होता है। सबसे ज़्यादा सर्दी इसी महीने में पड़ती है, और अगले 1-2 हफ्ते जो होंगे, ख़ास तौर पे अगला हफ्ता भी और इस हफ्ते में भी जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स के इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए कि उसमें जो है ना वो बहुत ही ठिठर के लोग जो है ना वो हलकान हो जाए, ऐसा नहीं है। अलग सर्दी जो है वो इस जनवरी में वो रहेगी, और ऐसा नहीं होने जा रहा जिस तरह के सोशल मीडिया में तो कराची तक और साउथ तक जो पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लिख दिया, उस हवाले से तरतीब भी जारी कर दी है महकमा। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पहले हम देखते थे कि नवंबर दिसंबर बहुत सर्द हुआ करते थे, लेकिन अब जनवरी तक मामला पहुंच गया, तो ये वाला जनवरी भी मामूल की तरह है गुज़श्ता सालों के, या ये जनवरी कुछ ज़्यादा सर्द है? और क्या इस जनवरी की हद तक की सर्दी महदूद रहेगी, या फिर कुछ फरवरी में भी इसके हमें नज़ारे मिले? देखिए, जनवरी में भी सर्दी रहेगी, और फरवरी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पेल जो है ना फरवरी में भी होंगे। तो जैसे ही बारिशों का स्पेल आएगा तो फरवरी में भी ठंडक रहेगी। ऐसा नहीं है कि सर्दी जो है ना वो चली जाएगी। तो सर्दी जो है ना वो अभी रहेगी, अभी फरवरी तक जो है ना वो अमूमन जो है ना विंटर सीजन जो है ये अभी हम इसे आगाज ही कह लें फिर इरफान साहब। देखिए, जो आगाज था आपका सर्दियों का वो आपका दिसंबर के आखिर में हो चुका है। तो दिसंबर का जो आखिरी अशरा था उसमें आपका विंटर सीजन जो है उसमें काफी अच्छी सर्दी हुई थी, 2 स्पेल आए थे, जिसकी वजह से जो है ना सर्दी में इजाफा होना शुरू हो गया था। अब जैसे ही आप जनवरी में दाखिल हुए तो जनवरी में भी जो है ना वो सर्दी वो देखी गई, और आइंदा आने वाले दिनों में 1-2 स्पेल और जो है ना वो जनवरी में आ जाएंगे, तो ये सर्दी जो है ना वो जनवरी में रहेगी। सही, सर्दी जनवरी में रहेगी और फेब तक ऐसा ही मौसम रहेगा। अच्छा इरफान साहब, हमने देखा कि डॉक्टर उमर सैफ जैसी जिम्मेदार शख्सियात ने भी गैर मुल्की वेबसाइट का हवाला दिया, ट्वीट किया, और गैर मामूली सर्दी की उन्होंने जी हवाले से बताया। वो किस हद तक दुरुस्त बात कर रहे हैं, या वो भी फेक न्यूज़ का निशाना बन गए? देखिए, सर्दियां अमूमन आया करती हैं, ऐसा नहीं है कि जनवरी में सर्दी नहीं होती। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पे रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। अगर आज बात करें तो आज 1-2 डिग्री मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर राइज हुआ है, कम नहीं हुआ कल की निस्बत। इसी तरह अगर आप देखें तो स्कर्दू में कल -13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था।
आज वहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमूमन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर आजकल के दिनों में माइनस टेम्परेचर्स वो चल रहे होते हैं ऑलरेडी, जो है ना, क्योंकि सर्दी का दिन होते हैं। इसी तरह जो कराची में था, कराची में कल कम था, आज 1 डिग्री बढ़ गया है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो टेम्परेचर्स वो बढ़े हैं, ना कि वो कम हुए हैं। सर्दी अलगर्ज रहेगी, ये 19-20 होता रहेगा, कुछ कभी ये 1-2 डिग्री कम हो गए, कभी 1-2 डिग्री ज्यादा हो गए, लेकिन वो जो ये गर्दिश कर रही है कि पता नहीं हो क्या जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा इरफान साहब, ये जो 18 जनवरी से आपने भी बारिशों का तस्करा किया कि ये बारिशें हो सकती हैं, स्पेल आ सकता है, तो ये सिस्टम क्या इतना ताकतवर है कि जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, हमें अगेन मेंशन करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हर बंदा ही जो है, हर दूसरा शख्स जो है वो इस बारे में बात कर रहा है, ट्वीट भी कर रहा है, पोस्ट भी कर रहा है, तो क्या पहाड़ों और मैदानों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये जो अभी स्पेल आएगा, इसमें पहाड़ों पर जो होगी वो बर्फबारी भी होगी और कुछ इलाकों में दरमियानी से हैवी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन इसको ये कह देना कि ये पता नहीं इससे पहले कभी ऐसा स्पेल आया ही नहीं है, तो ऐसे स्पेल जो है ना वो सर्दियों में आया करते हैं, पिछली सर्दियों में भी आए, इस सर्दियों में भी आए और इससे पिछली सर्दियों में भी आते रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये कोई अनोखा जो है ना वो स्पेल आ रहा है। इसमें मॉइस्चर होगा, नमी जो है वो बहरा अरब से जो है ना वो इस सिस्टम को नमी मिलेगी और ये मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी करेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। इससे टेम्परेचर्स जो है ना मजीद कम हो जाएंगे इस सिस्टम के बाद और सर्दी में मजीद इजाफा हो जाएगा। सर्दी में मजीद इजाफा होगा। इरफान साहब, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है मौसम सरमा की? अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो सुकड़ रहा है, ड्यूरेशन कम हो रही है सर्दी की। देखिए, ऐसा है कि सर्दी जो है वो सुकड़ने की बात आप ना करें। थोड़ा सा 19-20 ये है कि डेज जो है, जैसे कि दिसंबर में हमारे पास पहले बहुत शुरू में ही बारिशें हो जाया करती थी। इस बार अगर आपने देखा, पिछले 2 सालों से जो दिसंबर में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल दिसंबर के आखिरी अशरे में 2 स्पेल आए हैं। तो इस साल दिसंबर में ही सर्दी का आगाज हो गया आखिरी अशरे में, और अब जनवरी में भी चल रहा है, इसी तरह ये फरवरी में भी चलेगा। तो फरवरी तक जो है ना वो विंटर सीजन जो है ना वो हमारा होता है। पहले चंद सालों से ऐसा हो रहा था कि दिसंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, तो माइंडसेट ये बना हुआ था कि शायद सर्दियां आगे चली गई हैं। इस बार सर्दियों ने 10 दिन पहले जो है ना वो एंट्री डाली है जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जो हम सोच रहे थे कि जी सर्दियां आगे चली गई, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिनों का और बारिश नहीं हुई शायद, इसलिए भी हमें लग रहा है। और जनवरी में क्योंकि सर्दी थोड़ी पीक पर महसूस हो रही है, तो शायद ये भी हम सोच रहे हैं कि जी सर्दी लेट हो गई है। लेकिन फैब तक आप विंटर जो सीजन है वो एंजॉय कर सकते हैं, बर्फबारी लेकिन नहीं है, बर्फबारी कोई नहीं है। और आप देखिए कि उमर साहब जैसी शख्सियत, जिम्मेदार, कितने आम ओहदों पर वो रहे हैं और उसके अलावा अभी भी काम कर रहे हैं, खुद वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, लेकिन वो भी जनाब इन वेबसाइट्स के सोशल मीडिया की तबाही चेक में आ गए। हाँ, और उन्होंने भी इस तरह की जो बात है वो कर दी है। तो जनाब कोई बर्फबारी नहीं हो रही, इजी हो जाए। बर्फबारी देखने आपको नॉर्दर्न एरियाज में जाना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर बारिश अच्छी हो सकती है। उसके बाद जो खुश्क सर्दी है, इसका हम दुआ कर रहे हैं कि जी खात्मा हो, ताकि जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं वो सेहतयाब हो सके। लाहौरी हो, बर्फबारी नहीं है, बर्फबारी नहीं है, ये हतमी फैसला। और कराची में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बर्फबारी, दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन तो जनाब मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहेगा, ये हम आपको आगाह कर सकते हैं। तो हम ओवर टू, आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 3 और कम से कम -9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दो की बात करें तो स्कर्दो में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -14 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है।
दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 5 और कम से कम -7 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में सूरत हाल ये है कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात के अगर हम टेम्परेचर का देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है 19 और कम से कम 2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, लकी मरवत और सवाबी में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 17 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र हो जाए, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 17 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदो नवाह में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि सियालकोट, नारोवाल, जहलुम, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 12 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में रुख कर लेते हैं वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का, जहां अक्सर इलाकों में हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 23 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला, लाड़काना, टंडूजाम, सखर, रोहड़ी और शिकारपुर में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमने देखा हालिया दिनों पेश आने वाले 2 नहायत अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो, जिसमें हमने देखा तलबा, असातिज़ा और वालिदैन सबको गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। इनमें एक वाक़या 21 साला तालिबा फ़ातिमा से मुतालिक है, जिसने मुबैना तौर पर शदीद घरेलू दबाव के बायस अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। ये वाक़यात न सिर्फ तालीमी इदारों में तलबा की जहनी हालत पर सवाल उठाते हैं, बल्कि माशरती दबाव, ख़ानदानी तनाज़ात और नौजवानों की जहनी सेहत जैसे संगीन मसाइल की जानिब भी तवज्जो दिलाते हैं। इस हसास मामले पर तलबा क्या राय रखते हैं और उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं साथी एंकर रुबीना यूसुफ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। अ वेरी गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पेश आने वाला हालिया वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर हम उस पर बात करें तो सिर्फ 21 साल की यंग गर्ल और डी फार्मेसी की स्टूडेंट थी। उसने यूनिवर्सिटी की 2nd बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया और अब वो ज़ेरे इलाज। इस वाक़े के चंद हफ्ते पहले ही एक अवैस नामी एक यंग बॉय जिसने 3री बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये इस तरह के मसले देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के वाक़यात आपने भी देखा और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आज हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि स्टूडेंट्स से बात करूँ और उनकी ओपिनियन लूँ कि स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और फेजेस क्या होते हैं और क्या ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन मसला है या फिर कुछ और भी मसले हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, मुझे
बताइएगा, अभी भी एक वाकया पेश आया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे और आपको पता है उस वाकये का? मैडम, स्टूडेंट्स को जाहिर बात है, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, बहुत उम्मीदें होती हैं उनकी, ठीक है। तो उनको पूरा करने के लिए हम इधर यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो जिन हालात से गुजरना पड़ता है, जाहिर बात है टीचर के साथ मेंटेन करके रखना, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोई गलती हो तो बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है मैडम। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जो है हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनमें भी कुछ चेंजिंग्स आने की ज़रूरत है, चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है हमें? सबसे पहले तो जब ये टीचर्स अपॉइंट करते हैं तो मेंटल हेल्थ को ना, टीचर्स की जो अपॉइंट कर रहे होते हैं उनको आपने मद्देनजर रखना है जब आप टीचर अपॉइंट करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ टीचर्स ऐसे आ जाते हैं कि शायद उनको पता भी नहीं होता क्या पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही मेंटली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टफ है, PhD करके आते हैं, MPhil वगैरह, तो थोड़ा बहुत इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है हरासमेंट। ठीक है, हरासमेंट कहाँ से? कहीं ना कहीं देख ले, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स भी, बच्चे गुजरते गुजरते लड़के आपको हरास कर जाते हैं, ठीक है, और कई लोगों के तो इस तरह के दिल होते हैं वो नहीं फेस कर सकते, ठीक है। आपकी फैकल्टी आपको हरास कर सकती है, आपके टीचर्स हरास कर सकते हैं। कभी कभी हरासमेंट सिर्फ वो ही नहीं होता कि आपने किसी को टच करना या कुछ, आपकी बातों से अगले बंदे को इतना हर्ट हो सकता है, ठीक है, कि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, हर कोई उस बात को नहीं सह सकता। कभी कभी टीचर्स भी ऐसी बात कर सकते हैं कि बच्चे के दिल पे लग जाती है और फिर वो ये सुसाइड वाले केस में आ जाता है। ये आपके वालेकुम सलाम, ये आपके लिए, मैं आपको दूर से देख रहा था, आपके लिए मैं तोहफा लेके आया हूँ, फूल लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आपने मुझसे वापस ले लेना। नहीं वापस नहीं लेंगे, ये आपकी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक बहुत ही ऐसे वाकया पेश आया, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, मैं यही समझता हूँ कि ये, जैसे कि अभी मैंने बोला कि उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए, तो ये इसी वजह से होता है। खुदकुशी इंसान उस वक्त करता है कि जब इंसान कोई उम्मीद नहीं रहती उसे, उस इंसान अपनी होप खो देता है, मतलब कि कोई उसे किसी चीज़ की किसी से कोई तवक्को नहीं उसे रहती है, ठीक है। और ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बहुत कुछ, लेकिन वो भी उसे एंड पे साथ छोड़ देते हैं, तो फिर उसके पास आखिरी एक ऑप्शन बचता है कि या वो खुदकुशी कर ले और बस वो डेट्स इट, वो ये कर गुजरता है। आपको पता है कि इदारों में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि नंबर गेम है, मुझे बहुत सारे नंबर लेने हैं। बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट्स के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो नंबर गेम है कि हमने 11 में से 1100 नंबर ही लेना है। बट वाई, क्या ज़रूरत है? मैं तो एज अ स्टूडेंट मुझे ये प्रेशर नहीं है, लेकिन मैं दीगर दोस्तों को देखता हूँ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर डिग्री कोई आपने करनी है तो उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया कि आप इतने नंबर लेंगे तो अगले सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नंबर्स का एक माहौल बना दिया गया है, ये एक अजीब सा माहौल है। मैं तो समझता हूँ कि स्टडीज़ के अंदर पास और फेल दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये फेल होता ही क्या है? कोई भी इंसान फेल नहीं होता, उसको दोबारा कोशिश कर सकता है वो, लेकिन जो फेल का एक हमने मार्क बना लिया, एक ज़हनियत बन गई कि तुम फेल हो गए हो, यू आर आउट ऑफ दिस सेमेस्टर, तो वो एक प्रेशर जो बना हुआ है। और जब आप इतनी भारी फीसें दे के किसी सेमेस्टर में जाते हैं और आप एक सेमेस्टर से अचानक इसलिए आउट हो जाते हैं कि आपका किसी सर्टेन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें नंबर कम है, तो मेरा ख्याल है कि पूरे सेमेस्टर में तो किसी भी स्टूडेंट्स को जो है वो नाअहल नहीं करार देना चाहिए। तो ये जो नंबर्स का प्रेशर है, ये असल प्रेशर स्टूडेंट्स पे आजकल मैं ये देखता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो एक हालिया वाक़या पेश आया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? रिसेंटली पहले भी वहाँ पे एक सुसाइड हुई है, रिसेंटली सेकंड अटेम्प्ट थी, तो यही कहना चाहूँगा कि सेमिनार होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, एंड HODs, टीचर्स एंड एवरीवन शुड टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। Okay. They should tell the student that mental health is important. Like we don't have to ignore the fact that mental health is a main component of our life. हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स का बहुत से पर्सनल इश्यूज होते हैं जो अपने पेरेंट्स या किसी से भी ना वो शेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें डिस्कस की जाए, एक उनको सेमिनार किया जाए, वहाँ बताया जाए कि ना ये इश्यूज़ को हाईलाइट करें और बच्चों को बताएं कि इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। एज अ मुस्लिम वी हैव टू, इन आवर कुरान दिस सेज दैट हम आपको उतना ही आजमाएंगे जितने आपके पास आजमाने की ताकत होगी, बिल्कुल उतना ही आजमाएंगे। तो बच्चों को बताया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि लाइफ इज़ वे मोर देन जस्ट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो बस सेमिनार्स हों, बच्चों को समझाएं, एंड HODs एंड टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू द students. It's a need for us. Okay, आप as a student आप पर कोई pressure है? Yep. Basically, I'm running my own business as well and marketing.
सो मुझे ये इशू आता है कि अटेंडेंस का इशू, कभी मीटिंग में जाना पड़ता है, कभी कहीं भी जाना पड़ता है मुझे, तो मुझे इशू यही फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर कहते हैं आपका अटेंडेंस शॉर्ट है। मैं इवन के आज टॉक विद माय एचओडी एंड दे सेड कि इट्स आवर पॉलिसी, लाइक वी कांट डू एनीथिंग ना। एज अ स्टूडेंट आप पर कोई प्रेशर है? एज अ स्टूडेंट प्रेशर तो नहीं होता, बट ये होता है कि बिकॉज आपके साथ जो फेलोज होते हैं तो उनके साथ एक तरह कंपटीशन होता है। ओके, जबरदस्त। जैसे कि हमारा डिजिटल मीडिया का कोर्स है, सो हमें प्रैक्टिकल वर्क मिलता है इस तरह का, तो ऑब्वियसली उसमें स्टैंड आउट करना होता है। ठीक है। तो ये होती है हमारी कोशिश कि हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हो। ओके, ठीक है, और यही है बस। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो हालिया वाक़या पेश आया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अपनी ओपिनियन दें? मुझे लगता है कि क्योंकि अभी वो इतना क्लियर नहीं हुआ, तो वो जो भी स्टेप उठाया है वो एक लग रहा है कि कोई डिप्रेशन और एंजाइटीज के रिजल्ट के अंदर ही चीज़ हुई है। ठीक है। सो मुझे लगता है कि उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो गए हैं लोग, तो पहले ऐसा शायद नहीं हुआ करता था, तो सेंसिटिविटी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इस तरह कंसल्टेशन नहीं होती बच्चों की, तो उस वजह से वो इस तरह का स्टेप लेते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो इशू हुआ है वो ये इस वजह से हो सकता है कि मे बी पेरेंट्स जो हैं वो इतने कनेक्टेड नहीं थे स्टूडेंट के साथ, तो और ऊपर से टीचर्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैसे भी ऐसा होता है ना कि टीचर्स में भी इतना कुछ बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो उन्होंने बात नहीं की होगी, तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। जी, सुनने में तो ये भी है कि कोई फ़ीस का इशू था। अगर फ़ीस का इशू देखा जाए तो फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब फाइनल्स वगैरह आते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि आपने ये फीस क्लियर करें, वरना पेपर नहीं होंगे, तो डिग्री के मामला फिर देखने पड़ते हैं, तो प्रेशर होता है। ठीक है। एक स्टूडेंट्स किन मुश्किलात से गुजर रहा होता है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो एक टाइम में बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहा होता है, जैसे कि उसके फाइनेंशियल इश्यूज, उसके फ्यूचर के, वो आगे यूनिवर्सिटी के बाद क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और घर को भी देखना है, घर के फाइनेंशियल इश्यूज क्या चल रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी प्रेशर होता है एक स्टूडेंट पे। ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं साथ? जी। अच्छा, आप पढ़ते भी हैं साथ जॉब करते हैं, तो कितना आपको प्रेशर फील होता है दो चीज़ों को मैनेज करना? प्रेशर तो यही होता है कि एक तो नींद पूरी नहीं होती, अगर सो गए हैं तो फिर सुबह यूनिवर्सिटी में अगर लेट हो गए अटेंडेंस वगैरह, इस सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस इसी वजह से शॉर्ट थी। ठीक है जी। उसका क्या फिर हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या फेस करना पड़ा? कॉन्सिक्वेंस यही है कि जब पेपर्स आए तो फिर वो अटेंडेंस पूरी करें, क्यों शॉर्ट हुई, और फिर कुछ टीचर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि आप खुद ही मैनेज करें अपनी चीज़ें। क्या लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स? आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि अगर देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे फाइन वगैरह लेके तो ये सिस्टम चल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर आए, स्टूडेंट से बात की और हमने पूछा कि एज अ स्टूडेंट उन पर क्या क्या प्रेशर होते हैं, उन्हें किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारा तो ये सुनने को मिला कि फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर होता है और स्टूडेंट का अपना जो फ्यूचर है, करियर कैसे है, जॉब क्या है, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा फेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर हम बात करें तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो एक छोटा सा सोल्यूशन हमारे पास ये मिलता है कि आप अपने जो आपके जहन के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, अगर अपने दोस्त या अपनी फैमिली से आप शेयर करें तो आपका हाफ बर्डन कम हो सकता है। बाकी जो भी इशू था उस पर बहुत ही हमें अफसोस हुआ और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। फैमिली को अपने बच्चों के साथ बहुत ही कनेक्ट रहना चाहिए, वो किन फेजेस से गुजर रहे हैं हमें ये हर रोज़ पता करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। जी, तो नाज़रीन, रुबीना यूसुफ की आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी और मेंटल हेल्थ पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन, मुआशरे, इदारों की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी ज़रूर ध्यान में रखें, फोकस में रखें, और इस हवाले से करियर की भागदौड़ अपनी जगह लगी रहेगी, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक है तो फिर ही सारी चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ में। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन खेलों के मैदान में भी पीछे नहीं है और नई तारीख रकम कर रही हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारीख़ी लम्हे की जिस पर ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खेलों के शायकीन जो हैं वो फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। हुंजा की बेटी अनीता करीम ने पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फ़ाइट जीत कर एक शानदार मिसाल कायम की है। उज़ैर
52 किलोग्राम टाइटल फाइट में अनीता करीम ने ईरान की परेसा शम्स आबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके फैसला कुन फतह अपने नाम की और पाकिस्तान के लिए ख़वातीन के लिए खेलों में एक सुनहरी और तारीखी बाब रकम किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं MMA फाइटर अनीता करीम, जो अपने सफ़र और कामयाबी के तजुर्बात हमारे साथ शेयर करेंगी। अनीता, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर बननी है आप, और मैंने आपकी फाइट देखी है, मुझे तो सवाल करते हुए भी आपसे थोड़ी डर लग रहा है। कपकपी तारी हो रही है। आप खुद ही बता दें कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई, किससे इंस्पायर होके आप इस गेम की तरफ आए? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आवाज आपकी कट गई, दोबारा सवाल पूछेंगे प्लीज। अनीता, मैं तो सवाल क्या, मैं तो कुछ अपना हाल अहवाल डर बता के रहा मारे था आवाज कि ही कट गई। मैंने आपकी वो फाइट का क्लिप देखा है और उसके बाद तो मैं सवाल करते हुए भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ आपसे। अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कुछ हमें। जर्नी मेरी 2017 में स्टार्ट हुई भाइयों के साथ ही। फाइट फोर्ट्रेस में मैं अपने भाइयों के साथ अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। सही 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 सही। अच्छा अनीता, आप बताइए कि 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में आपने ईरान की खिलाड़ी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। एक बड़ी शानदार कामयाबी थी, बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस फतह के लिए आपने किस तरह की ट्रेनिंग की थी, आपका फोकस कितना बेहतर था, स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने पहले ही राउंड में जाके हरीफ को चित कर दिया? जितने भी हमारे फाइट्स होते हैं ऑब्वियसली उसमें हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है। ट्रेनिंग हमारी जितनी हमसे होती लाइक हमें उससे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ये था कि जब भी हमारी कोई भी फाइट कंफर्म हो जाती है तो हम अपने ओपोनेंट के वीकनेस को हम देखते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह देख के उसके फाइट्स को देख के रीड करते हैं और एक गेम प्लान बनाते हैं कि हमने इस गेम प्लान के थ्रू जाना है। तो ऑब्वियसली हमारा यही गेम प्लान था कि फर्स्ट राउंड कोशिश करते हैं फर्स्ट राउंड में ही उसको मतलब गेम को ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से गेम प्लान बताया था मेरे भाइयों ने, लाइक मेरे कोचेस ने, उसको ही मैंने फॉलो किया था। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, हुंजा से हमने देखा आपने आलमी रिंग तक सफ़र किया, इस दौरान बड़े बड़े चैलेंजेस भी रहे होंगे। क्या वसाइल थे, ट्रेनिंग या समाजी रवैये आपके लिए कितने मुश्किल रहे, और आपने उन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया, कैसे सामना किया उनका? ऑब्वियसली जब मिक्स मार्शल आर्ट मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम कोई फीमेल फाइटर नहीं थी पाकिस्तान में। तो उस टाइम थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे रिलेटिव से और जितने सोसाइटी से थोड़े बहुत मसले हुए थे कि ये लड़कों के गेम में ये क्या कर रही है, इसको दूसरे कोई पढ़ाई की तरफ लेके जाओ या इसको घर के काम वगैरह सिखाओ। तो जब मतलब हमारा मतलब ये था कि जब सबको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है खवातीन के लिए, और वो मतलब हर खवातीन इस फील्ड में आ सकती है, जब हमने प्रूफ करके दिखाया इन 2019। अब पूरे लाइक जितने भी मैं लोगों को जानती हूँ वो यही कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को आपकी तरह बहादुर बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब लोगों को मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में मतलब आइडिया हो रहा है कि अपने बेटियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है। अच्छा अनीता, जब आपने ये शुरू किया, ट्रेनिंग लेना आपने शुरू की, तो ये आप सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के लिए ले रही थी या आपका प्रॉपर गोल था कि आपने MMA फाइटर ही बनना? शुरू मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई तो मेरे अपने भाइयों का जिम है फाइट फोर्ट्रेस, वहाँ पर मैं एज लाइक सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए गई थी। बट शुरू से जो मेरा बैकग्राउंड है वो ताइक्वांडो का था। तो लाइक बचपन में मैं ताइक्वांडो करती थी, फिर उसके बाद स्टडीज आ गई एंड देन वो फिर मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई। बट ये था कि शुरू से मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी कि ये नहीं कि बस पढ़ाई कर लो फिर जॉब कर लो फिर शादी करो फिर बच्चे कर, मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी। बट जब मैं यहाँ पर आई और मैंने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उसमें मुझे और ज़्यादा लाइक ज़्यादा शौक हुआ और मुझे अच्छा लगा और मेरा दिल करता था कि और एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ मेट पर और थोड़ी मेहनत कर लूँ। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक मैं मिक्स मार्शल आर्ट के लिए बनी हूँ, तो मुझे ये अपना मिक्स मार्शल आर्ट एज अ कैरियर लेके जाना चाहिए। सही, और ये है हमारे पास लाइव मिसाल के भाई खवातीन से डरना नहीं है, पछाड़ के रख सकती हैं। अच्छा, आपके फैमिली में कोई और भी है जो इस तरह फाइट करता है या शौक रखता है? और अपने भाइयों का बता रही हैं जो मैंने आपको ट्रेन किया है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, आप भी उनके बिहाफ पे वो शेयर कर सकती हैं?
जो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो MMA के पायनियर्स हैं पाकिस्तान में। लाइक उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले बशीर भाई जो बाहर होते हैं वो आए और यहाँ पर मतलब मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया। और उसके साथ जो तीसरा मेरा भाई है उलमी करीम, वो फाइटर भी है और वो मुझे ट्रेनिंग भी करवाते। अमूमन वो मतलब मेरे सारे फाइट्स में वही मुझे कॉर्नर करते हैं। वाओ, सही, जबरदस्त, तो बहुत जबरदस्त है अनीता। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से भी, और इसी तरह से आप अच्छी ट्रेनिंग करें और जो आगे भी ऐसे लड़ती रहे जनाब, लड़ती रहे, हालात से नहीं लोगों से लड़ती रहे, पछाड़ के और कामयाबियां समेटती रहें। और हम आपको फिर इसी तरह से जहमत देते रहेंगे ताकि हम सेलिब्रेट करें आपके विक्ट्री को, जो कि पूरा पाकिस्तान भी कर रहा है। थैंक यू अनीता फॉर ज्वाइनिंग। और उज़ैर, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे भाई और जो बहन को कहे कि भाई लड़के आओ, ये वो वाले भाई हैं, फुल ट्रेनिंग की हुई। अब आप सोच लें कि जो नेबर्स होंगे वो बेचारे कितने सहम के रहते होंगे इस फैमिली से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और ख़वातीन को इस तरह इस मैदान में आगे आना चाहिए और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए ताकि ख़वातीन को भाई कमज़ोर ना समझा जाए। जब वो फ़ाइट करने पे आती है ना तो फिर बड़े बड़े जो है ना वो हार जाते हैं। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और सर्दियों का मौसम जहाँ एक तरफ ठंड, सुस्ती और जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बनता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बदलती हैं। और इस मौसम में जिस्म को न सिर्फ इजाफी तवानाई बल्कि ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो कुदरती तौर पर हरारत फराहम करें, खून की गर्दिश बेहतर बनाएं और क़ुव्वत मुदाफ़त को भी मजबूत करें। देसी ग़िज़ाएँ इस हवाले से ख़ास अहमियत रखती हैं जो सदियों से आज़मूदा भी हैं और मौसर भी। तो आज हम बात करेंगे सर्दियों की उन ग़िज़ाओं पर जो ख़ास तौर पर बच्चों बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती हैं और शदीद सर्दी में बीमारियों से बचाव में भी मदद देती हैं। इस मौजू पर बात कर लेते हैं मारूफ हर्बलिस्ट, हमारी बहुत प्यारी नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं शो में। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नईमा आपा, देखें मुझे पता था कि आप जो चीज़ें लाई हैं मज़ेदार तो है ही और ताकतवर भी हैं और हाँ सर्दी से भी महफूज रखेंगी। तो क्या आज आप बनाने वाली? आज मैं आप लोगों को ना बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर देखिए ना। ये सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि आप लोग टॉपिक इस तरह का सिलेक्ट करते हैं जो वक्त की ज़रूरत होती है और जो सबकी ज़रूरत होती है। इसमें बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब, जिस तरह अब आप लोगों ने पहले जिसकी बात की उसने पछाड़ के रख दिया है सबको। तो जाहिर सी बात, उसने ये ग़िज़ाएँ खाई होंगी, वो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होगी, तो उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, ठीक है। तो ये हम सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ती आसान, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नेचर के अंदर से निकाल के, आपके किचन के अंदर से निकाल के इस तरह की चीजें बताती हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी, खास तौर पे देखिए एक ही सिस्टम है हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर बाहर की कोई भी डिफेंस जो है वो हमें हरा नहीं सकती है, ठीक है। वो क्या है? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मसल्स को मजबूत करें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जिसके ऊपर स्टैंड करी वो हम कहते हैं हमारी हड्डियां नहीं, मैं कहती हूँ मसल्स हैं। आपके मसल्स बूढ़ा होना क्या है? मसल का डेड होना, मसल्स का डेड होना। तो आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, उनकी स्टिफनेस कम करें। स्टिफनेस कम करने के लिए मैं आप लोगों को आखिर में चल के बताऊंगी। जिस तरह उस बच्चे ने कारनामा सर अंजाम दिया, उस लड़की ने, तो मैंने भी एक कारनामा किया, ठीक है। हाँ जी, प्लांट्स के साथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाई है आप लोगों के लिए, वो भी आगे चल के। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ मैंने बनाई है क्योंकि मैं इतने दिन से खप रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, वो रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये है कि वैसे एक नॉर्मल बात है, देखिए हर बंदा अफोर्ड करे ना करे, मेरी चीजें डब्बों वाली प्रोटीन तो बड़ी महंगी है आप। डब्बों वाली प्रोटीन महंगी, लेकिन मेरी महंगी भी नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ ना, कोई इस तरह की चीजें है ही नहीं मेरी कि जो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप वहां से सोर्स कर ले या महंगी चीजें खरीद ले, नहीं, ऐसे नहीं। मेरा काम है लोगों को आसानियां बांटना, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैंने काम किया। अच्छा, अब आते हैं इम्यूनिटी की तरफ, मसल्स की तरफ। जो बूढ़ा होना, वो मसल्स का स्टिफ होना या मसल्स का लूज होना एक निशानी है। आप अपने मसल्स को एक्टिव कैसे रख सकते हैं? सिर्फ अगर आप अपना पानी पूरा रखें ना, बॉडी का सिर्फ आप पानी अपना पूरा रखें कि जिसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर खुश्की आएगी नहीं। सेकंड जो नंबर पे चीज आती है वो आती है चिकनाई। चिकनाई कौन सी? आप चाहे दिन में बाकी सारा सब कुछ सूखा, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, बहुत सारी चीजें मैं बहुत टाइम के लिए लेके आ चुकी हूँ, बहुत बार लेके आ चुकी, लेकिन आज मैं जरा डिफरेंट लेके आई हूँ। एक नसीहत कर रही हूँ कि आप सुबह निहार में उठ के 1 गिलास गर्म पानी में इन दिनों में, खास तौर पे सर आपको मेरे गेटअप से भी लग रहा है कि लाहौर में भी सर्दी है, ठीक है ना, जहां भी सर्दी है नहीं है, इस मौसम में अगर आप कंटिन्यू 1 गिलास गर्म पानी के अंदर
आधा चम्मच देसी घी डाल के पीना शुरू कर दें तो आपकी जो ये मसल स्टिफनेस होती है जिसकी खुश्की की वजह से अकड़ जाते हैं ना मसल्स, तो ये आपकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। अगली चीज आती है रोटी पे लगा के खा ले, वो भी यही फायदा देगी? नहीं, रोटी पे लगा के खाएंगे ना तो वो ये फायदा नहीं जो आप सुबह निहार मुंह उसका फायदा ज्यादा है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन जो रोटी पे लगा के, क्योंकि मेरे जहन में, इसलिए मैं कहती पूरी वीडियो देखा करें, मेरे जहन में अचानक से टोट के और बातें आ जाती हैं। जिस तरह से बात करती रोटी पे लगा के खा सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए खास नसीहत है कि रोटी अगर अफोर्ड करते हैं, क्योंकि जो मेरी तरह रोटी लवर है, शुगर पेशेंट भी रोटी के बगैर रह नहीं सकते, तो वो रोटी को घी लगा के खाएं। उससे क्या होता है कि हजम देर से होती है, उसका शुगर जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में आता है, ठीक है। वो हजमा एकदम नहीं बढ़ता, स्पाइक नहीं करता। ये एक टिप है आप लोगों के लिए। रोटी कोशिश करें रोटी चौपड़ के खाएं। टिप भी हो गई। हाँ जी, एक टिप भी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बच्चे बुजुर्ग बड़े जो भी हैं, ठीक है, सब चने का इस्तेमाल इस मौसम में खास तौर पे करें, क्योंकि मेरे घर में होते एक मुट्ठी चने शुगर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। शुगर पेशेंट के भी क्या होते हैं, मसल्स जो होते हैं ना हमारे, चाहे वो आई के मसल है, दिल के मसल है, हमारे अपने मसल्स है, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, कोई नहीं है इससे अच्छा स्नैक कोई नहीं है, ठीक है। आपको अब बात यह है कि आपको खाने का टाइम पता होना चाहिए। अच्छा, खाने का टाइम पता, इसका टाइम है या तो 11 बजे आप ऑफिस में है या आप घर में, कोई भी जब हम स्नैक का एक हल्की सी जो भूख होती है, या शाम को 4 बजे, ना रात को लेने हैं ना सुबह लेने हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात आती है कि इस मौसम में पंजीरियों का मौसम है, ठीक है। ये पंजीरियां खानी है आपने। हाँ जी, पंजीरियां खाने का, पंजीरियों का स्टाइल एक ट्रेंड चेंज करें, ठीक है। हमने अपने आप को ना मजे में कि ये भी डालें वो भी डालें, क्या करते हैं कि उसका पूरा एक, आप क्या उसको मैं नाम दूं कि चीज ही बदल जाती है, उसकी शक्ल ही बदल जाती है। देखिए, घुटनों का दर्द है, उसकी पंजीरी अलग है। अच्छा। हाँ जी, अगर आपके मसल्स कमजोर है, उसकी पंजीरी अलग है। आज मैं आपको बता के जाऊंगी। अगर आपकी कमर में दर्द है, उसकी पंजीरी अलग है। ये 3 पंजीरियां खास तौर पे आज मैं नसीहत के तौर पे लेके आई। हाँ जी, तो इनको मिला के भी एक किस काम के लिए बनाएंगे वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं। मेथी दाने का एक खास तरीका मैं आपको बता दूं कि इसको वैसे तो नॉर्मली एक क्या करते हैं कि पीस के इसी पंजीरी बना लेते हैं, वो एक आम तरीका मुद्दतों से चला आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करें, क्योंकि हमने अपने बच्चों को खिलाना। बच्चों का टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है आर्टिफिशियल चीजों की तरफ, तो आपने इसके टेस्ट को बरकरार अच्छा करना है और इसकी अफादियत को बरकरार रखना है। वो कैसे कि आपने 1 पाव मेथरे लेने हैं, उसको हल्का सा सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, एक दफा सिर्फ घुमाना है ग्राइंडर में, उसको मुकम्मल पाउडर नहीं बनाना। 3 किलो दूध में रात को, अगर 1 पाव है तो 2 से 3 किलो दूध में, 2.5 किलो दूध में, जो आपके पास है 1.5 किलो दूध आप रात को सोख करके रख दे, सुबह वो एक जेल बन जाएगी। उस जेल को आपने देसी घी में भूनना है। बस भूनने के बाद फिर कोई आटा वगैरह कोई चीजें मिलाने की जरूरत है, अगर मिलाना भी है तो कोई आधा किलो आटा सिर्फ वो भी जौ का होना चाहिए, या आप क्या करते हैं कि चने पीस के मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ 3 से 4 ड्राई फ्रूट, नॉर्मल ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट नहीं भी है तब भी ये दोनों चीजें चलेंगी, आपके घुटनों को मजबूत करेंगी, ठीक है, और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि शुगर जिनको होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और वो कमजोर भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है अलसी। अलसी क्या करती है कि आपकी लुब्रिकेशन, ये भी लुब्रिकेशन का काम करती है, ये भी आपके जोड़ों के, घुटनों के, आपके मसल्स के, आपकी स्किन के, खास तौर पे जब स्किन सैगी हो जाती है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके घुटनों को मजबूत करता है। ये अगर आप अलसी और मेथी की पंजीरी खा लें तो आप, मेरी ये गारंटी है, आप 60 साल की उम्र में भी सीढ़ियां भाग भाग के चढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने अलसी को भी इसी तरीके से करना है, अलसी को पीसना नहीं। लोग क्या करते, पीस के आटा बना लेते हैं इसका। हमने सारी जिंदगी से ये देखा, हमारी नानी जो करती थी पीतल के बर्तन के अंदर, तांबे के बर्तन के अंदर सॉरी, इसको ड्राई रोस्ट करती थी। आपने सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद सिर्फ इसको नहीं पीसना, बाकी ड्राई फ्रूट को आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद आपने जौ का आटा या यही बेसन या सॉरी ये भुने हुए चने, आपने इसको घी के अंदर सारी चीजें मिक्स करके इसके लड्डू बहुत अच्छे बन जाते हैं। हल्का सा आप गुड़ या हनी डालें, सर मैं हनी डालती हूँ, मैं गुड़ नहीं डालती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि गुड़ हनी जो है वो गुड़ से ज्यादा बेहतर मेरे लिए, क्योंकि मेरे डायबिटिक पेशेंट, तो मेरे बच्चों को वही आदत पड़ी हुई है। अगली चीज जो आती है, अगर कमर में दर्द है, आप लोगों ने ये करना है कि 1 पाव लेने हैं चने भुने हुए, ठीक है, 1 पाव आपने लेनी है आध पाव आपने लेनी है कमर कस के नाम से आती है, ठीक है। आपकी कमर इतनी मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल घोड़े की तरह। कमर की दर्द की गारंटी इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कमर कस, ये देखिए, ये हाजिरी आपको आराम से पंसारी से मिल जाती है, ठीक है। आपने कमर कस लेनी है आध पाव, ठीक है, 2 छटाक आपने कमर कस ले ली है। इसको साफ करके इसका पाउडर बनाए। 1 पाव आपके पास चने का पाउडर हो, ठीक है। अगली चीज आपने इसके अंदर डाली है किक्कर का गूंद,
कीकर का गूंद, ये आपके जोड़ों के लिए, आपके हर दर्द के लिए, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, आपके अपने आप में ताकतवर आपको बनाने के लिए, ठीक है। ये गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है, गोल्ड की तरह शाइन कर, क्योंकि मैं हर वक्त रखती हूँ, कभी भी पंजीरी बना नहीं रख सकती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने क्या करना है, 2 छिटांक आपने लेनी है कमरकस, 2 छिटांक आपने लेना है गूंद, इसके अंदर आपने 1 छिटांक लेनी है आंबा हल्दी, 3, ये सारी हो गई हैं चीजें। इसके जितना ये वजन, इसके बराबर आप जितना भी वजन है आपने बराबर लेना चने, भुने हुए चने का पाउडर, ठीक है। इसको मिक्स करके, मीठे के लिए आप मिश्री डालें, चीनी ना डालें, या देसी शक्कर डालें, देसी खांड जो होती है वो डालें, ठीक है। सुबह 1 चम्मच सुबह आपने लेनी है नाश्ता करने के बाद, ठीक है, चाय के साथ, और रात को आप लें दूध के साथ, ठीक है। दूध के साथ आप जब लेंगे, इंशाल्लाह आपकी कमर में दर्द, आपके घुटनों में, आपके मसल्स में, आपकी आईज में, अगर खुदा ना खासा पढ़ने से, ये आजकल तो पढ़ता तो कौन है, सारे मोबाइल देखते देख के दर्द हो रहा है, तो ये इनकी गारंटी है। अब अगली बात आती है कि जो मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाई, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो आपके मसल्स को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके आई साइड को, आपके बालों को, जब आपका इम्यून अच्छा है तो वो ये है कि मैंने तिरफिला, आप सबको पता है, हलीला, बलीला, आंवला, और मैंने इसके अंदर जो हलीला जो डाला है, हरड़ जो डाली, वो 2 तरह की डाली, काली हरड़ भी डाली है, ठीक है। साथ में जीरा, मैं कहती हूँ बार बार, जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। जीरा इतनी बड़ी चीज है। मौत के अलावा जिसमें हर चीज का इलाज है वो है कलवंजी, ठीक है, हाँ, मेथरे, ये और अम्बा हल्दी, ये चीजें मैंने डाल के, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पहली बार मैंने बनाई है, वो इम्यून के नाम से, कि आपका इम्यून जो है वो वाओ कहेगा, ठीक है। ये मेरी अपनी रिसर्च, मेरी अपनी इजाद, अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों लोग फायदा, क्योंकि आज आप लोगों का टॉपिक इस तरीके का था, तो मैं ये लेके आई हूँ। लोग ग्रे एरिया से निकल के जिंदगी की रानाइयों की तरफ आ जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, आप खुद बनाएं। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप मुझसे नहीं, आप खुद बनाएं। मैं यही बताती हूँ कि आप जब खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी, आप अपनी तसल्ली से बनाएंगे। मेरी गारंटी है कि मैं इसको सस्ता बनाती हूँ, ठीक है, सस्ता बनाती हूँ। जो महंगे डब्बे प्रोटीन के आप लेते हैं, और उसके बाद इसका एक अगर टीस्पून लेते हैं तो कितने ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकती है इससे? इसके अंदर ये देखिए, मैंने सारा इसके अंदर ना चार्ट दिया हुआ आप लोगों को। इसके अंदर आपको फास्फोरस कितना मिल रहा है, कैल्शियम कितना मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोर्स है ना कैल्शियम का, वो आंवला है, ठीक है। आंवला इसके अंदर है, हलीला, बलीला, आंवला, जो एक तिब्बे नबी से माहूज है, ठीक है। ये पूरा चार्ट मैंने इसके अंदर दिया है कि आप लोग अगर जिम करने के बाद लेते हैं तो आपने कितना लेना है, अगर आप, हाँ जी, जिम के बाद अगर आपने लेना है तो कितना लेना है, नॉर्मल रूटीन में अगर आपने लेना है तो कितना लेना, बुजुर्ग कितना ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कितना ले सकती हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये 5 साल से लेके, और 5 साल के ऊपर से 6 साल से लेके 100 साल तक के लोगों के लिए, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गारंटी है कि सबसे ज्यादा, जिस तरह पहले उज़ैर ने बात कर दी, मसल्स खत्म होते हैं बुढ़ापे में, ठीक है ना, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी जो बाजू, आप सुनते हैं कि हमारी बाजू शेल हो गई है इधर से, ठीक है, हाथ पांव, अक्सर लोगों के क्या होता है, ये वाला हिस्सा सुन हो जाता है, किसी के ये मसल जो है ये आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, सुन हो जाता है, सो जाता है, जिसको कहते हैं ना यूं सो जाता है, यूं करके हमें उसको जगाना पड़ता है। ये लेने से आपको बता दिया ना मैंने, आप सब ले, आप सब बनाएं और सब ले, इंशाल्लाह आपके ये जो मसल्स जो होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जबरदस्त जी, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई बहुत जी, आपने खुद ये बनाया पाकिस्तान में पहली बार, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहें, और प्रोटीन का सस्ता सोर्स भी मिल गया, सस्ता सोर्स भी मिल गया, और क्या चाहिए। जिम करने वालों के लिए तो और बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।